हाय एंड वेलकम टू अवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 31। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया था क्वेश्चनिंग द न्यूट्रलिटी, क्वेश्चनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सफर्स सम सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन इट्स फंक्शनिंग। Discuss in brief the constitutional provisions related to election commission along with the shortcomings and suggest measures to address them. So एक स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन अपनी फंक्शनिंग में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो फेस करता है। तो हमको उसी कंटेक्स्ट में व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन वो डिस्कस करना है। देन व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन वो डिस्कस करना है। लास्टली वी विल हैव टू suggest measures to address those shortcomings। एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि हम क्या अपने आंसर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल राइट आउट द इंट्रो अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन वी विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द बॉडी पार्ट जहाँ पे हम वो चीज़ें आंसर करेंगे जो हमसे पूछी गई हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम इनके फंक्शंस को एक ब्रीफ में मेंशन करेंगे। ये हमसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया है बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड इट सो दैट आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ रिलेटेड टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन जो हमको आंसर करना है। देन वी विल आंसर द शॉर्टकमिंग्स जो इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में प्रेजेंट हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द रिकमेंडेशंस जो शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने की बात करता है। एंड लास्टली वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन टू एंड अवर आंसर। So this is the brief structure of our answer कि हम क्या आज लिखने वाले हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। So our answer starts with the intro about Election Commission of India, that it is an autonomous constitutional authority which is responsible for administering, क्या क्या administer करता है, union state election processes in India, लोक सभा, राज्य सभा, state legislative assemblies and offices of president and vice president in the country। इन सभी चीज़ों के इलेक्शंस जो हैं उसको एडमिनिस्टर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन जो है फंक्शन या काम है। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 जो है ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश करने की बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सुपरिंटेंडेंस, direction and control of the electoral roll and conduct of the elections of India. So this is the most important article with regards to election in India जो election commission को establish या constitutional basis provide करता है for functioning। एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंडर में 1978 में केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी। दैट केस वाज नेम्ड एज मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये इसके अंदर में ये रूलिंग आई थी कि आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्लेनरी पावर्स, प्लेनरी का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एक काइंड ऑफ एब्सोल्यूट, नियरली एब्सोल्यूट पावर्स देता है कि वो ये इंश्योर करे कि कंट्री में जो भी इलेक्शंस वो कंडक्ट करता है वो फ्री और फेयर फॉर्म में हो। एंड इसके लिए इलेक्शन कमीशन जितने भी नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहता है वो ले सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आर्टिकल 324 जो है ये इसके कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करता है। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स कर सकते हैं उनसे बना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी करेंट नॉर्म है जो 1989-1990 से चल रहा है। उसके पहले एक इलेक्शन कमिश्नर दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले हुआ करता था। सो इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनेगा वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड क्या बना होगा। नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे ये प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अफोर्ड फिक्स करेगा बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का जो भी कंपोजिशन है दैट शैल बी subject to provision of any law made in that behalf by parliament be made by president। मतलब अगर इसके composition में कोई alteration करना है तो that can be done only by a law passed by a parliament। So these are the main constitutional provision related to election commission। अगर हम इसके ब्रीफ में फंक्शंस देखें तो इसके मेन फंक्शन है कि ये इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर सारे स्टेट की और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके इलेक्शंस की एंटायर प्रोसेस जो है उसको सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं। स्टेट में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो इसके अंदर में नहीं आते हैं।
वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जनरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ही कंडक्ट करता है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट करना चाहूंगा कि हम इस आंसर में आज कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे या बीच में आएंगे ऐसे पॉइंट्स जिनका प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन बनता है, स्टेटमेंट बनता है। सो प्लीज लिसन ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली इन दिस वीडियो। सेकंड जो फंक्शन इलेक्शन कमीशन का होता है दैट इज डिसाइडिंग द इलेक्शन शेड्यूल। जो पीरियोडिक और टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हमारी कंट्री में, उनका इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करके उनको डिक्लेयर करना। देन इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना और ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करना वोटर्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन पोलिंग स्टेशंस की लोकेशन, वोटर्स कहाँ किस पोलिंग स्टेशन में असाइन होंगे वो, काउंटिंग सेंटर्स की लोकेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो, और काउंटिंग सेंटर से रिलेटेड, पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट करना है या फंक्शनिंग को देखना है, दैट इज डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन इट रिकॉग्नाइजेज और इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और उनको इलेक्शन सिंबल जो है वो अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी रीजन से डिसाइड करना है अदर देन डिफेक्शन, तो उस केस में इसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के जस्ट पहले कुछ दिन पहले तक पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है क्या नहीं करना है, अपोजिशन रूलिंग पार्टीज को क्या गाइडलाइंस या अदर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए, ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है, दीज गाइडलाइंस आर नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये वहाँ पे इशू करता है सो दैट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी कोई अनफेयर प्रैक्टिस में इंडल्ज ना करे इलेक्शन जीतने के लिए। और इसके अलावा लास्टली कैंपेन एक्सपेंडिचर की लिमिट जो है ये सेट करता है पर कैंडिडेट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और उसको मॉनिटर करता है कि कोई भी कैंडिडेट, पर्टिकुलर कैंडिडेट अपने कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करे। सो दीज आर द मेन और चीफ फंक्शंस। मैंने मिसलेनियस फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ इंक्लूड नहीं करे हैं क्योंकि क्वेश्चन डिडंट आस्क अस अबाउट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही फंक्शंस इंक्लूड करे हैं विच आर मोर रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में स्टक हुआ है इन द रिसेंट पार्ट। अपनी इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को लेके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी को फेवर करता है, इस रिगार्डिंग उस पर कई क्वेश्चन उठे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेके कई क्वेश्चन उठे हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये कंट्रोवर्सीज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक रिमार्क दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो टेन्योर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्टकमिंग्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में। द फर्स्ट शॉर्टकमिंग इज फ्लॉड सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। करेंटली जो अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इट इज करेंटली डन यूनिलेटरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट अपनी चॉइस का कैंडिडेट यहाँ पे फिल और अपॉइंट कर सकती है। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर में, जैसा कि हमें पता है। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है बट इलेक्शन कमिश्नर्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है। किस टाइप की प्रोटेक्शन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको उन्हीं ग्राउंड्स पे और उसी वे में रिमूव किया जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है। वहाँ पे पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन निकलता है और उसके बाद जब वो रेजोल्यूशन 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास हो जाता है उसके बाद ही उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट या रिप्लेस कर सकती है किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर से। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक रूलिंग दी थी, सेशन केस नाम है इसका, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को उसने इक्वल पावर दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उसने ये बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपीरियर नहीं है, इट इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो आपस में इन टर्म्स ऑफ पावर इक्वल हैं, इन टर्म्स ऑफ वोटिंग पावर इक्वल हैं। बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज जस्ट फर्स्ट, मतलब ही इज काउंटेड जस्ट एट फर्स्ट नंबर अमंग द 3। और इसके अलावा अगर आपको समझना है इसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्शन कमीशन में अगर कोई डिसीजन हो रहा है और वो वोटिंग से डिसीजन हो रहा है, तो अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन कट करना चाहें तो वो दोनों अपना
दूसरे अपोजिट साइड में अपना वोट डाल के उसको ओवररूल कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन को। तो ये चीज इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पे पावर तो इक्वल दी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, बट उनको इक्वल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली इनको प्रोटेक्शन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपनी विल में इनको रिप्लेस कर सकती है। और इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऐसा डिसीजन ना लें जिससे उनको हार्म हो सके, अनटिल एंड अनलेस इलेक्शन कमिश्नर एकदम ही हाईएस्ट इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी के नॉर्म्स को, प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसी फियरलेसनेस है, उसमें कोई डर नहीं है कि उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट ये जो अनसर्टेनिटी होती है कि उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं बनाया जाएगा, गवर्नमेंट उसको कभी भी रिप्लेस कर सकती है, उनके पास पावर है अपनी विल के ऊपर, ये इलेक्शन कमिश्नर्स को कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से प्रिवेंट करती है, यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। सो ये इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी या न्यूट्रलिटी को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्शन क्यों दी है? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनिशियली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 1950 में, तब वो वन मैन कमीशन था, सिर्फ एक पर्सन उसमें इलेक्शन कमिश्नर था। दो अदर पोस्ट जो है मैंने आपको जैसा कि बताया वो 1990 के बाद में एडिशन हुई हैं। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इनिशियली प्रोटेक्शन दी हुई थी, बट बाद में जब इलेक्शन कमीशन ऐड हुए, दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड किए गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया गया कि उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड की जा सके, कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन नहीं देते हैं कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इमीडिएट रिमूव ना कर सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। द सेकेंड शॉर्टकमिंग रिलेट्स टू अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन तब तब वहाँ पे सफ़र करती है जब वो अनरूली पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली रूलिंग पार्टीज को कुछ कंट्रोल ना कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड इश्यूज से डील करता है, उसके अंदर में इलेक्शन कमीशन को सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की पावर है। अगर वो किसी नॉर्म का वायलेशन करती है, इलेक्शन कमीशन के किसी गाइडलाइन का वायलेशन करती है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पावर को अफेक्ट करता है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ब्रीफ टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ये पॉइंट आउट किया है कि 2004 के बाद से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज तक 6 ईयर का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसकी कंडीशन होती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट पे या तो 6 ईयर का टेन्योर पूरा करेगा, या फिर अगर वो 65 ईयर्स का उसके पहले हो जाता है, 6 ईयर कंप्लीट होने के पहले, तो भी उसको रिटायरमेंट दिया जा सकता है, उसको रिटायर होना पड़ेगा। अब इशू ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करती है जो या 63, 64 ऐसी कुछ एज पे पहुंच गए हों, तो उनको अपना 6 ईयर का टेन्योर कभी मिलता ही नहीं है। वो जैसे ही 1 साल बाद 65 के होते हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और उनका रिटायरमेंट हो जाता है। और इस कारण से वो कभी भी, कोई भी 2004 के बाद से ऐसा कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बी इट द अपोजिशन पार्टी जब वो रूलिंग में थी या अभी करंट रूलिंग पार्टी, उन्होंने ऐसा कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जो लॉन्ग टर्म वहाँ पे इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे बैठ पाए। एक एक इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम आपको याद रखना है, टीएन शेषन। टीएन शेषन 1990s में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और उन्होंने एक बहुत लॉन्ग टेन्योर जो है स्पेंड किया था। और वो लॉन्ग टेन्योर मिलने के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन रिफॉर्म करे थे। ऐसा बोला जाता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इनके नाम से खौफ खाती थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे रिफॉर्म करे थे जो पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्होंने जिन रिफॉर्म्स ने अपने कंट्रोल में ले आए थे, कि वो कुछ करप्ट या रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें। बट ऐसा टेन्योर उसके बाद से किसी को इतना लंबा दिया नहीं गया। और छोटे टेन्योर में से प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने रिफॉर्म्स के एजेंडा को बढ़ाने की कोशिश करने पे आता है, अपने उसमें रिदम में आता है, फ्लो में आता है, तब तक उसके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है जिसको जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग कन्वेंशन बीइंग फॉलोड सिंस 2004, जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है, सीईसी, जो लॉन्ग टेन्योर फॉलो कर ही ना पाए, कभी कंप्लीट कर ही ना पाए, लॉन्ग टेन्योर वो ले ही ना पाए अपने लिए, जिसमें वो रिफॉर्म की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए सफिशिएंटली। देन द नेक्स्ट ड्रॉबैक इज एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स करंटली जो है करंट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट के अपॉइंट करने के कारण फेवरेटिज्म का इशू आता है। गवर्नमेंट
जो जिन ऑफिशियल को अपॉइंट करती है वो इलेक्शन कमिश्नर एक लॉयल्टी सी फॉलो करने लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इट्स लाइक कि आपने हमको अपॉइंट किया है तो हम आपके कुछ डिसीजन जो है आपके फेवर में फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही हम इलेक्शन कमीशन बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अलावा कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर होता है तो उसकी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं तो इलेक्शन कमीशन टेंड टू गिव फेवरेबल डिसीजन इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टीज, जिससे कि उनको रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई प्लम पोस्ट मिल जाए, जैसे कि गवर्नर की पोस्ट हो गई या फिर कहीं पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट हो गई, इस टाइप की पोजीशन अपॉइंटमेंट उनको वापस मिल जाए और वो उनकी जो है कहानी आगे चलती रहे। सो ये टाइप के इशू यहाँ पे आते हैं। एक अलग ड्रॉबैक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग से, विच अफेक्ट द इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द कमीशन। देन दैट देयर इज डिपेंडेंस ऑन सेंटर फॉर फाइनेंस। बहुत सारे प्रोविजंस होने के बाद भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूनियन गवर्नमेंट अभी भी उसके फाइनेंस कंट्रोल करती है, और इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होते। चार्ज मतलब रूलिंग गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑल्टर कर सकती है, एंड पार्लियामेंट कैन डिस्कस द अमाउंट विच इज डिस्पर्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको क्वेश्चन कर सकती है। एंड ये जो है इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को, जो लैक ऑफ फंड होते हैं या फंड में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो उसको ग्रांट होते हैं, it affects the functioning of election commission of India working as an independent body. Then the next drawback is lack of independent staff. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना खुद का कोई स्टाफ नहीं होता है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्टाफ होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करने वाला, वही इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंडक्ट करता है, और ये इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी और एफिशिएंसी के लिए कंड्यूसिव या सुटेबल नहीं है। देन देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को लेके ड्यूरिंग इलेक्शन, इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, कोई लॉ नहीं है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑथेंटिकेशन देता है। ये जस्ट एक गाइडलाइंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी होती हैं, एंड किसी भी वायलेशन पे इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक क्लियर एक सेट ऑफ पनिशमेंट नहीं है जो वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे सके। इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, और इलेक्शन कमीशन जो होता है वो यूजुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन होने के बाद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। Then limited power to regulate inner party democracy. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को ये एडवाइस कर सकता है कि वो अपनी पार्टीज के अंदर में इंटरनल इलेक्शंस कराए कि उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन रहेगा। बट अगर कोई पार्टी इनर पार्टी डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है, पार्टी के फाइनेंसेस को रेगुलेट नहीं करती है, तो कोई अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो जाके उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके या उस चीज़ को इन्फोर्स कर सके। सो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी से रिलेटेड हमारी रिकमेंडेशंस होंगी, जो हमने शॉर्टकमिंग्स निकाली हैं वही करेक्ट करने के लिए हमारे सजेशंस होंगे। तो हम जो पॉइंट हमने ऊपर देखे थे उसी पॉइंट को ध्यान में रख के आपको वे फॉरवर्ड डिस्कस करना है। तो रिकमेंडेशंस इसकी फर्स्ट आती है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको करेक्ट करना। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपनी विल पे अपॉइंट करती है, जिसको भी उसे अपॉइंट करना होता है। कुछ कमिटीज आई थी पास में, जैसे कि जस्टिस तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, लॉ कमीशन की रिपोर्ट। इन्होंने इस सिस्टम को रॉन्ग बताया था और उन्होंने एक कमेंट किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं ये एक कमेटी के एडवाइस पे अपॉइंट होना चाहिए। द कमेटी शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई, कोई भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, करंट अपोजिशन पार्टी या फिर करंट रूलिंग पार्टी, इन्होंने इसे लीगल फॉर्म देने में कोई भी एक्शन नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि इससे उनकी पावर छिन जाएगी अपना मन का पर्सन इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन पे अपॉइंट करने के लिए। सो ये एक इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल इंटरेस्ट जो है ये नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये चीज़ करेक्ट करना है हमको अगर हमको हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इम्प्रूवमेंट उसमें लाना है। तो इस रिगार्डिंग एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया हुआ है, एंड इट इज करेंटली deliberating on this issue. The second recommendation is related to the powers of election commission. इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप कई सालों से इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि उसे पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने की पावर दी जाए,
सो दैट अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रिंसिप नॉर्म्स का या लॉज का वायलेशन करती है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर सकें, बट इसके रिगार्डिंग भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। Then the third recommendation related to election commission is bringing equality among commissioner. अभी हमने सारे इलेक्शन कमिश्नर को ये इक्वल वोटिंग पावर दी हुई है, बट हमको एक इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी देना चाहिए बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको, अपार्ट फ्रॉम सीईसी, सो दैट वो भी अपना विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फियर इम्पार्शियली और न्यूट्रली अपना डिसीजन या वोटिंग अपनी उस अकॉर्डिंग न्यूट्रल वे में कर सकें। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो रीअपॉइंटमेंट वाला नॉर्म है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि उनकी रिकमेंडेशन फर्दर रिकमेंडेशन रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर होनी भी चाहिए तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में, करंट डे की रूलिंग पार्टी के फेवर में ना जाए। और एक डेडिकेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट कैडर और पर्सनल सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट वो अपने स्टाफ को अपने हिसाब से रन करे विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिपेंडेंस ऑन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग या लीगल बैकिंग देने की नीड है, स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया का उसके कंसर्न में, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी पोस्ट इलेक्शन के टाइम भी डलती हैं जो कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर या हमारा जो जनरल एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाती है। तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की इलेक्शन कमीशन की जो पावर है उसको अगर हम लॉ की बैकिंग देंगे तो इलेक्शन कमीशन की जो एक्शन लेने की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी एंड पॉलिटिकल पार्टीज विल फियर इट मोर। इसके अलावा लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट जो थी, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे थी, इसने ये रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक हमको अमेंड करना चाहिए, ताकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकसभा और राज्यसभा की तरह एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट सेक्रेटेरिएट दे पाए, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली ट्रूली इंडिपेंडेंट फॉर्म में अपना फंक्शनिंग कर पाए। So these are the recommendations related to Election Commission of India. This ends our body part of the answer. Then we move on to the conclusion of answer. ये जो रीसेंट क्वेश्चंस या कंट्रोवर्सीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी को लेके उठते हैं कि कई जगह रूलिंग पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन करने के बाद भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। ये जो क्वेश्चन उठते हैं ईसीआई की ट्रस्ट वर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी पे, ये वरिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सोल इंस्टीट्यूशन जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को ट्रूली डेमोक्रेटिक फॉर्म देता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं ये किसी भी डेमोक्रेसी के बेडरॉक होते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी until and unless there is free and fair elections प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती इन अ ट्रू और रियल सेंस। सो इलेक्शन कमीशन की ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं, कंक्लूजन में हमको यही लिखना है कि इनको प्लग इन करके और उनको इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा पावरफुल बना के ही हम उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए इस रिगार्डिंग हमने जो भी वे फॉरवर्ड या सजेशंस डिस्कस कर रहे हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल डिस्कस करना चाहिए। So I hope this topic or issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends and do like and comment in the comment section. Thank you very much for watching the video.